स्टूडेंट, वेलकम टू दी लर्नर पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि अपने आरपीएससी के फर्स्ट पेपर की जनरल साइंस को स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर मैंने आपको 2 टॉपिक करवा दिए, अणु एवं परमाणु और रासायनिक अभिक्रिया। आज अपने टॉपिक नंबर 3 शुरू किया है, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। सबसे पहले तो कार्बन क्या होता है, आपने आवर्त सारणी देखी होगी उसके अंदर क्या होते हैं, तत्व होते हैं। तो उसमें एक तत्व होता है कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 और एटॉमिक मास क्या होता है 12। अब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये मैंने आपको अणु और परमाणु में अच्छे से समझा दिए हैं। पिछले अध्याय में हमने अनेक ऐसे यौगिकों का अध्ययन किया जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम कुछ अन्य रोचक यौगिकों और उनके गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम एक तत्व के रूप में कार्बन का भी अध्ययन करेंगे, जिसका हमारे लिए तत्विक एवं संयुक्त दोनों रूप में अत्यधिक महत्व होता है। तो यहाँ से तो कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। आपके द्वारा भरी गई उपरोक्त सारणी के अंतिम स्तंभ में आने वाली वस्तुओं का ध्यान दीजिए। आपके शिक्षक आपको बताएंगे कि इनमें से अधिकांश वस्तुएं कार्बन के यौगिक से बनी होती हैं। जैसे कि लकड़ी है, वो किससे बनी हुई है, कार्बन से। इसका परीक्षण करने के लिए क्या आप कोई विधि सोच सकते हैं? कार्बन से युक्त यौगिक को जलाने में क्या उत्पाद मिलेगा? जैसे कार्बन का यौगिक है CH4, इसको जलाने के लिए कौन सी गैस, ऑक्सीजन, तो वो क्या मिलेगी अपने को CO2 प्लस में वाटर। क्या मिलेगा? CO2 प्लस में वाटर। क्या आप इसकी पुष्टि करने के लिए किसी परीक्षण को जानते हैं? आपके द्वारा सूचीबद्ध दी गई भोजन, कपड़े, दवाओं, पुस्तकों आदि अनेक वस्तुएं इस सर्वतोमुखी तत्व कार्बन पर आधारित है। सर्वतोमुखी यानी कि सभी जगह पर पाया जाता है। इनके अतिरिक्त सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं। अपने भी जो अपनी बॉडी है, सजीव है अपने, वो किसके बनी होती है? कार्बन की बनी होती है। भूपर्पटी तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होता है। भूपर्पटी में खनिजों में कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला व पेट्रोलियम के रूप में केवल कितना कार्बन है? अंडरलाइन करो प्लीज, भूपर्पटी पर कितना है? 0.02%। तथा वायुमंडल में CO2 के रूप में कितना है? 0.03%। ऊपर 0.03 है, नीचे कितना है? 0.02% है। प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद कार्बन का अत्यधिक महत्व है। इस अध्याय में हम कार्बन के इन गुणों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण कार्बन इतना महत्वपूर्ण है। कार्बन में आबंधन, सहसंयोजी आबंध। जैसे कि कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर और क्या बना देगा? अपना सहसंयोजी बंध बना देगा। भी एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, इस बंध को क्या बोलते हैं? साझा बंध, सहसंयोजक बंध। ये क्यों बनाता है? क्योंकि देखो अब 8 हो गया आउटर शेल में, यानी कि इसका ऑक्टेंट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। पिछले अध्याय में हमने आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों का अध्ययन किया। आपने देखा कि आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। प्लीज अंडरलाइन, क्वेश्चन आ सकता है। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ये प्लीज ये अंडरलाइन कर लेना, मैं पहले कह रही हूँ, आ सकता है क्वेश्चन। तथा ये विलयन में अथवा गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं। हमने देखा कि आयनिक यौगिकों में आबंधन की प्रकृति इन गुणधर्मों की व्याख्या करती है। जैसा कि हमने अध्याय 2 में देखा, अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं है। अंडरलाइन कर लो, कार्बन के ज्यादातर यौगिक होते हैं वो विद्युत के चालक नहीं होते। उपरोक्त यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक जो कि आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक की तुलना में काफी कम होते हैं। तो आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं और कार्बन यौगिकों के कम होते हैं, और वो गलित अवस्था में चालन करते हैं और ये नहीं करते हैं ज्यादातर। अध्याय 3 के आंकड़ों सारणी 4.1 के आधार पर हम निष्कर्ष में पहुंच चुके हैं कि इन परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होता। चूंकि ये यौगिक अधिकांशतः विद्युत के कुचालक होते हैं, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन यौगिकों के आबंधन में किसी आयनन की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि इनमें साझा बंध होता है, आयन वाला नहीं होता। कक्षा 9 में हमने विभिन्न तत्वों की संयोजन क्षमता, संयोजकता और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर इनकी निर्भरता के बारे में अध्ययन किया है। हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो काम की बातें, ये कार्बन की परमाणु संख्या 6, प्लीज अंडरलाइन कर लो। कार्बन के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा? कार्बन में कितने सहसंयोजक
इलेक्ट्रॉन होंगे। हम जानते हैं कि बाहरी कोश को पूरी तरह से भर देने अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझाई जाती है। आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके और उनका ह्रास करके इसे प्राप्त करते हैं। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंडरलाइन करो। तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता है। यदि इन्हें इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने या खोने हों तो यदि अब देखो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो C पे कितना चार्ज आ जाएगा -4, और यदि दे देगा तो कितना आ जाएगा +4। ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे तो C -4 ऋणायन बना लेता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो जाता है। तो ये कंडीशन भी क्या है, मुश्किल। ये 4 इलेक्ट्रॉन खो दे यानी कि कार्बन +4 धनायन बना सके, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। यानी कि ये दोनों कंडीशन ही क्या नहीं होती, स्टेबल नहीं होती है। तो कार्बन अपने अन्य परमाणु और अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके, अंडरलाइन क्या करता है, वो साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा देता है। कार्बन केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अन्य तत्व भी इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है वे दोनों परमाणु के बाहरी कोश के ही होते हैं तथा इनके फलस्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करते हैं। कार्बन के यौगिकों की चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने कुछ अणुओं को समझते हैं। तो इसके अंदर जो मैंने अंडरलाइन करने वाली बात बताई ना, सिर्फ वही करनी है। जैसे देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इधर वाले के पास एक, ये दोनों क्या है, साझा कर लेते हैं। साझा करने के पास क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा कंप्लीट इनके पास। तो ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ये इन्होंने डायग्राम में बताया हुआ है। इस तरह बने अणुओं में सबसे सामान्य अणु हाइड्रोजन, जैसा कि आपने पहले अध्ययन किया था। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है और इसके K कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तथा K कोश को भरने के लिए इसको 1 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसलिए हाइड्रोजन 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु H2 बनाता है। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है। अंडरलाइन करो, ये हीलियम क्या होता है, तत्व है, 2 आता है तो ये बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन यदि 2 जुड़ जाएंगे तो, जिसके K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए हम बिंदुओं अथवा क्रॉस का उपयोग करते हैं। ये कर रखा है ना, चाहे डॉटेड से कर दो चाहे क्रॉस से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच सहसंयोजी एक आबंध बनाते हैं। इन आबंध को 2 परमाणुओं के बीच एक रेखा के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये बंध है सिंगल, तो इसको ऐसे शो कर दिया। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 17। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा संयोजकता क्या होगी, क्लोरीन द्विपरमाणु अणु होता है Cl। इधर भी एक 17 वाला में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा है, इधर भी, तो ये दोनों Cl2 बना लेते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, ऑक्टेंट पूरा कर लेते हैं। क्या आप इस अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं, बना सकते हैं। याद रखिए कि केवल संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन को ही चित्रित करने की आवश्यकता है। तो क्लोरीन होता है 17 नंबर पे। इसके जो ऊपर वाले 17 में से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वही क्या होते हैं इसके आउटर शेल में। तो ये इसकी क्या होगी, स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच में द्विआबंध बनाना दिखाई गया है। देखो ये ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 होते हैं, इसके भी 6 होते हैं। ये सांझे में 2-2 रख लेते हैं ताकि इसका भी 8 पूरा हो जाए और इसका भी 8। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु में L कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है और इसे अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता आती है। तो ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, जिससे हमें चित्र 4.3 के अनुसार संरचना प्राप्त होती है। ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु के द्वारा प्रदान किए गए 2 इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रॉनों के 2 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इसे 2 परमाणुओं के बीच द्विआबंध जैसे हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था ना, वैसे ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड क्यों होता है, ऑक्टेंट पूरा करना है। वैसे अब नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि 6 ये सांझे वाले पड़े हैं, 2 ये, तो टोटल कितने हो गए, 8। क्या आप जल के अणु को चित्रित कर सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन के परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच आबंधन की प्रकृति को दर्शाते हैं। इस अणु में आबंध होंगे, तो ये देखो ऐसे करके बनेगा, ये ऐसे करके बन जाएगा। ये वाला बंद यहाँ से बनेगा, चाहे ऐसे करके दिखा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2, 4, 6, 8 ये बैलेंस होगी। नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु
में कैसा बंध होता है? ट्रिपल होता है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है, अंडरलाइन करो। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व संयोजन क्षमता क्या होगी? अष्टक प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और 3 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इन दोनों परमाणुओं के बीच में त्रिबंध का बनना कहलाता है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल। N2 की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना और इसका चित्र 4.4 में दर्शाया गया है। अमोनिया के अणु NH3, ये किसका है? CH4 मीथेन का। NH3, क्या आप इस अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो 3 ऐसे हो जाएंगे, 2 4 6 7 8, 2 लोन पेयर की फॉर्म में पड़े हैं बस, जिसमें यह दर्शाया जाए कि सभी 4 परमाणुओं को उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति प्राप्त हुई है। 4 नहीं होते, 3 होते हैं भाई हाइड्रोजन। इन अणुओं में एक द्वित्रि कैसा बंध होता है? सिंगल बनाए हैं। अब हम मीथेन को देखते हैं। मीथेन वाला एग्जांपल मैंने आपको शुरू में बताया था। कार्बन के 4 होते हैं, वो हाइड्रोजन के एक लेके ऑक्टेंट पूरा करते हैं। जो कार्बन का यौगिक है, ईंधन के रूप में मीथेन का अधिकाधिक प्रयोग होता है, अंडरलाइन कर लो। ईंधन के रूप में किसका यूज होता है? मीथेन का। तथा बायोगैस व कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का प्रमुख घटक है, अंडरलाइन करो। बायोगैस और CNG का प्रमुख घटक कौन है? मीथेन। और मीथेन का यूज होता है ईंधन के फॉर्म में। यह कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिकों में से एक है। मीथेन का सूत्र CH4 है। जैसा कि आप जानते हैं, हाइड्रोजन की संयोजकता एक होती है, कार्बन चतुस्योजक होता है क्योंकि इसमें 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से करता है, जैसा कि चित्र 4.5 में बताया। इस प्रकार 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला बंध सहसंयोजी बंध वाले अणुओं के भीतर जो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतराणुक बल दुर्बल होता है। ये अंडरलाइन करने वाली बात है। देखो दोबारा बता देती हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इस प्रकार 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला आबंध सहसंयोजी बंध होता है, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बना है। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, भीतर तो क्या होता है? प्रबल होता है, लेकिन इनका अंतराणुक बंध दुर्बल होता है। ये अंतराणुक बल क्या होता है? इनका दुर्बल होता है। फलस्वरूप इन यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ये वाला बंध तो क्या होता है? प्रबल होता है। पर इनका अंतराणुक जो अंदर वाला बंध होता है ना, इंटर वाला, वो क्या होता है? कम मजबूत होता है, क्योंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं। सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ये थोड़ा सा सही नहीं लिखा इन्होंने। परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं। आवेशित तो कोई होता ही नहीं, आवेश तो आता ही नहीं इस पे। सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो सहसंयोजी बंध बनते हैं, उनके बनने वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन वाला ये बंध तो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इनका अंतराणुक बल दुर्बल होता है। जैसे दूसरा आप ले लो मीथेन, ठीक है, उनके बीच में जो ये इंटर फोर्स होगा, इंटर मोलिकुलर फोर्स होगा, वो क्या होगा? दुर्बल होगा। इनका अपने में तो स्ट्रॉन्ग है, अकेला CH4 तो बहुत प्रबल है, पर इसके साथ दूसरा जो आएगा पूरा अंतराणुक 2 अणुओं के बीच में जो आएगा, वो क्या होता है? दुर्बल होता है। और ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। कार्बन के अपरूप ये अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास में अपने कार्बन के अपरूप, फिर उसके बाद कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू सो मच।